हेलो एवरीवन, आज हम BLI 224 ICT फंडामेंटल्स ब्लॉक 3 नेटवर्क फंडामेंटल्स यूनिट 8 नेटवर्क टोपोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजीज, फुली कनेक्टेड टोपोलॉजीज, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, हब्स एंड स्विचेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, एड्रेस रिसोल्यूशन, राउटर्स, राउटिंग एल्गोरिथम्स। ये कुछ टॉपिक थे जो डिटेल में हमें देखने हैं चैप्टर में। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं इनमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगी। मैं चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड आपको बता दूँगी ये टॉपिक कौन से चैप्टर में मिलेगा, आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप इस वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजीज़। इसको मैं चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा चुकी हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे मैं स्किप कर रही हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी। अभी क्या होता है उसको हम डिटेल में देखते हैं। Data communication involves computer in one part of the world being able to contact and communicate with computers in other part of the world. For example, a home computer connects to different website at different time. Data communication में computers विश्व का एक भाग दूसरे भाग से कांटेक्ट कर रहा होता है, हम कम्युनिकेट कर रहा होता है, बात करने की कोशिश कर रहा होता है, हम ये कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो जो होम कंप्यूटर होते हैं वो कनेक्ट हो रहे होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से कनेक्टेड होते हैं। हम कह सकते हैं एक डिफरेंट टाइम पर, एक फिक्स टाइमिंग नहीं होती है। इट इज़ नॉट जस्ट फिक्स्ड 1-to-1 कनेक्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये फिक्स्ड जस्ट 1-to-1 कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इट इज़ मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन कनेक्टिंग डिफरेंट टू डेस्टिनेशन एट डिफरेंट टाइम। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक फिक्स टाइमिंग नहीं है, ठीक है। अलग अलग टाइमिंग पे वो सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट पे जा सकते हैं, डिफरेंट टाइमिंग में सर्च कर सकते हैं, वो चीज़ कह रही हूँ मैं। फॉर दिस पर्पज अ कंप्यूटर नीड्स एक्सेस टू ऑल द अदर कंप्यूटर्स दैट नीड टू बी कॉन्टेक्टेड। इस पर्पस के लिए हम कह सकते हैं कंप्यूटर को पहुंच प्रदान करनी होगी दूसरे कंप्यूटर तक जो वो कांटेक्ट होना चाहता है, मतलब कि उन दोनों के बीच में नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। वन वे ऑफ अचीविंग दिस इज टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द सोर्स कंप्यूटर एंड ऑल द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। इसका एक रास्ता हो सकता है कि हम डायरेक्टली कनेक्शन बना दें, डायरेक्टली कनेक्शन स्टैब्लिश कर दें सोर्स कंप्यूटर से लेके डायरेक्टली डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक। इन दिस केस, इस केस के अंदर वी नीड मैनी लिंक्स दैट देयर आर मैनी डेस्टिनेशन कंप्यूटर। इसमें बहुत सारी लिंक्स की ज़रूरत होगी डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ होम कंप्यूटर वर टू कनेक्ट एट डिफरेंट 10 वेबसाइट्स, then we would need 10 different links connecting the home computer to each website. कहने का मतलब है कि हमारे घर पे एक कंप्यूटर है, वो 10 डिफरेंट वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, तो उसके पास 10 डिफरेंट लिंक भी होने चाहिए उससे कनेक्ट होने के लिए, ओके। हर एक ईच वेबसाइट से कनेक्ट होने के लिए। However, if every computer in the world were to be connected to every other computer like this, then we need a very large number of लिंक्स। कहने का मतलब है कि अगर ऐसे ही कनेक्टेड होगा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो बहुत ज़्यादा लिंक्स की ज़रूरत होगी, लार्ज नंबर ऑफ लिंक्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। अ नेटवर्क फॉर्म दिस वे फॉर 5 कंप्यूटर्स इन इलस्ट्रेटेड इन फिगर। एक नेटवर्क फॉर्म किया गया है 5 कंप्यूटर का इस फिगर के अंदर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। Here every computer is directly connected to every other computer। यहाँ पर जो जितने भी कंप्यूटर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है दूसरे कंप्यूटर से। नेटवर्क विद दिस काइंड ऑफ कनेक्टिविटी सेड हैव टू फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी। इस टाइप की टोपोलॉजी को, इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। The links are assumed to be full duplex in the sense that they are capable of transporting इंफॉर्मेशन बोथ वेज। हम लिंक को अज्यूम करते हैं कि वो फुल डुप्लेक्स होगा। किस केस में? अगर वो दोनों तरफ से हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो फुल डुप्लेक्स है।
अगर मान लेते हैं इफ द लिंक्स वर यूनिडायरेक्शनल हाफ ड्यूप्लेक्स, अगर वो हाफ ड्यूप्लेक्स होगा तो एज इन दिस केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर के केस में होता है, वी वुड नीड ट्वाइस द नंबर ऑफ लिंक्स ऑफ द टू वे कम्युनिकेशन। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन करने के लिए, दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमें 2 लिंक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, द नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड इन फुली कनेक्टेड नेटवर्क बिकेम अ वेरी लार्ज इवन द मॉडरेट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। कहने का मतलब है कि और ज़्यादा लिंक्स बढ़ जाएंगे फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी के में। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर 1225 लिंक्स फॉर फुली इंटरकनेक्टिंग 50 कंप्यूटर्स। मतलब 50 कंप्यूटर्स के लिए 1225 लिंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे हाफ डुप्लेक्स के केस में। Establishing separate and direct communication links connecting each computer to every other computer is very expensive and is impracticable। कहने का मतलब है कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, सेपरेट अलग अलग और डायरेक्टली कम्युनिकेशन करें, लिंक करें एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगा। तो हैंस दिस इज़ नॉट जस्ट डन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजीज मैं 3rd चैप्टर में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे मैं स्किप कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हर्ब्स एंड स्विचेस। इसको भी मैं 3rd चैप्टर में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, दैट्स वाई स्किप कर रही हूँ। आई नो बहुत सारे टॉपिक्स स्किप हो रहे हैं बिकॉज बहुत सारे चैप्टर में टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो रिपीट हो रहे हैं, तो एक चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, दैट्स वाई मैं वहाँ पे स्किप कर रही हूँ। वहीं पे मैं आप लोगों को डिटेल में बता दे रही हूँ जिससे बार बार रिपीट ना हो। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। अभी क्या होता है इसको हम डिटेल में देखते हैं। बस इज अ मीडियम एंड सो इज रिंग, सिंगल एंड ड्यूअल। Many computers are connected to these media. Any of the computers can access the media that is connected to. Since many computers access the same medium, we need some kind of protocol, a set of rules so that there are orderly access to the medium. बस एक मीडियम है, ऐसे ही रिंग, सिंगल और ड्यूअल एक मीडियम होता है। काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं, इन्हीं मीडियम से कनेक्टेड होते हैं और कोई भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट होने के लिए इन्हीं मीडियम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं काफ़ी सारे कंप्यूटर्स एक ही मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। मान लो बस टोपोलॉजीज़ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर्स है रिंग टोपोलॉजीज़ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है, एक मीडियम का रूल बनाया गया कि सभी लोग उस चीज़ को फॉलो करें, उस ऑर्डरली अच्छे तरीके से फॉलो करें उसे, ठीक है, एक्सेस कर सके। एक्चुअली द एक्सेस टेक प्लेस इन अ कंट्रोल मैनर, हैंस द नोमेनक्लेचर मैक प्रोटोकॉल इज यूज्ड। इन अ बस टोपोलॉजी ईथरनेट प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड। बस टोपोलॉजी के अंदर ईथरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। इन अ रिंग टोपोलॉजी के अंदर टोकन पासिंग रिंग प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड। रिंग टोपोलॉजी के अंदर टोकन पासिंग रिंग का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। ओके, बोथ दीज प्रोटोकॉल्स आर कॉल्ड मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। दोनों प्रोटोकॉल्स को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स कहते हैं। एज ए डिफाइन set for multiple computers access a medium in a hub based star implementation. The protocol depend on the type of the hub used. The hub may be Ethernet hub or token ring hub. अगर मैं हब बेस्ड स्टार इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, उसमें जो प्रोटोकॉल डिपेंड होता है हब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। उसमें हब चाहे वो तो ईथरनेट हब भी हो सकता है या टोकन रिंग हब भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, द ईथरनेट प्रोटोकॉल rules are summarized in the acronym CSMA-CD. Considered the case when there is an ongoing transmission on the bus. The protocol must ensure that no new transmissions start at this stage. If it does, it will collide with the ongoing transmission and both transmission will fail. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक ऑनगोइंग ट्रांसमिशन हो रहा है बस में, ठीक है, तो प्रोटोकॉल ये इंश्योर करेगा कि कोई नया ट्रांसमिशन उस स्टेज पे स्टार्ट ना हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो दोनों ही ट्रांसमिशन कोलाइड हो जाएंगे और दोनों ही ट्रांसमिशन फेल हो जाएंगे। नो न्यू ट्रांसमिशंस वाइल, कोई भी नया ट्रांसमिशन नहीं होगा। वाइल देयर इज एन ऑनगोइंग ट्रांसमिशन इज इंश्योर्ड बाय कैरियर सेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो जब भी कोई एक ट्रांसमिशन जा रहा है तो उस दौरान पे कोई नया ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं होगा। ये कौन देखेगा, कौन इंश्योर करेगा? कैरियर सेंस मैकेनिज्म देखने वाला है।
You may be aware that carriers refer to a high frequency transmission that carried the information signal. We have carrier frequencies in AM and FM radio broadcast. For example, 92.5 megahertz is the carrier frequency of the FM radio station. The musical signal is superimposed on this frequency and broadcast. Similarly, in LAN information, bits are superimposed over a carrier. The presence of the carrier on the bus implies that there is a live transmissions on the bus. Hence, any computer that has data to transmit will first sense the bus to see if the carrier is present. This process is aptly described as listen before talking. The rule specifies that a station can transmit only if there is no carrier present on the bus, that is, the bus is idle or free. जैसे कि आप लोगों को पता है, कैरियर रेफर टू हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन. कैरियर जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन होता है, जो कैरी करता है हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल को. ठीक है, हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी में AM और FM है, जो कि रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं 92.5 मेगाहर्ट्ज़ एक कैरियर फ्रीक्वेंसी है FM रेडियो स्टेशन की. जैसे कि म्यूज़िक सिग्नल जो होता है वो सुपर इम्पोज होता है इस फ्रीक्वेंसी और ब्रॉडकास्ट पे. सिमिलरली हम कह सकते हैं लैन जो होता है, लैन के केस में इंफॉर्मेशन बिट्स भी सुपर इम्पोज होते हैं कैरियर पर ओवर अ कैरियर. बस मीडिया के अंदर जो कैरियर प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब यह है कि लाइव ट्रांसमिशन हो रहा होगा ऑन द बस. ठीक है, बस मीडिया पे. ओके, हेंस हम कह सकते हैं कि कोई भी कंप्यूटर जिसके अंदर डाटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें कैरियर प्रेजेंट है या नहीं है. ओके, अगर कोई भी मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बस में हमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें कैरियर प्रेजेंट है या नहीं है. यहाँ पर बस का मतलब एक मीडिया है, एक मीडियम है, एक जरिया है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिसन बिफोर टॉकिंग. देयर मे बी मोर देन वन स्टेशन रेडी टू ट्रांसमिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. All such station will start transmitting as soon as they find the bus idle. There is multiple axes that result in collision. Let us what a collision is and how it is detected. If a computer is transmitting bit 0 and that gets changed to bit T on the bus or vice versa, ठीक है, then a collision is said to be have occurred. The transmitting station is continuously listening to its own transmission on the bus and detects such a collision. When it finds a T change to 0 or vice versa, it knows that a collision has occurred. Continuously comparison of what is transmitted and received on the bus is collision detection mechanism. This process is often called a listen while talking. काफ़ी सारे स्टेशंस रेडी होते हैं ट्रांसमिशन करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए डाटा को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, यहाँ पर सारे जितने भी स्टेशंस होते हैं वो स्टार्ट कर देंगे ट्रांसमिशन करना जैसे ही उन्हें बस आइडल फाइंड होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं. ठीक, सो हम कह सकते हैं देयर इज अ मल्टीपल एक्सेस, काफ़ी सारे मल्टीपल एक्सेस होंगे जिसके रिजल्ट क्या होगा, कोलिजन होगा. अब हम समझते हैं कि कोलिजन होता क्या है और इसे फाइंड कैसे किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं कि हम डाटा एक कंप्यूटर डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है. ठीक है, अगर डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है वो 0 T में चेंज हो जाता है, या तो हम कह सकते हैं T 0 में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कोलिजन हो गया. ठीक है, ट्रांसमिटिंग स्टेशंस जो होते हैं वो कंटिन्यूसली लिसन कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं अपने ट्रांसमिशन को और चेक कर रहे होते हैं कोलिजन को कि कहाँ पे कोलिजन हो रही है, कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. बिकॉज ट्रांसमिशन का तो एक ही रास्ता है ना. मैंने आपको बस के केस में क्या समझाया था, एक लाइन होती है. ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर मान लेते हैं कि यहाँ कंप्यूटर मान लेते हैं कि यहाँ मान लेते हैं, तो एक तरीके से जो एक लाइन, इसी लाइन में तो हो रहा है, डाटा इसी लाइन से आएगा और जाएगा, एक ही लाइन से ट्रांसमिशन होगा, तो कोलिजन की बहुत से चांसेस हो सकते हैं. और कोलिजन को चेक कौन करता है, कोलिजन डिटेक्शन मैकेनिज्म चेक करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अक्सर, लिसन व्हाइल टॉकिंग. वंस अ कोलिजन इज डिटेक्टेड, they wait for the random times and retransmit again. One stations may wait for 1 milliseconds, another for 2 and so on.
Since wait the time is random for each station, it is likely that each station waits for a different time and then attempt retransmission. The collision is resolved in this manner. Since the wait time is random for each station, it is possible that two or more stations wait for the same random time. In such a case, there will be a collision again during the retransmission attempt. If this happens, the same process of waiting of random time is repeated until the collision is finally resolved. अगर एक बार collision डिटेक्ट कर लिया जाता है तो वो वेट करते हैं रैंडम टाइम्स के लिए, दोबारा से वो ट्रांसमिट करेंगे अगेन दोबारा से, ठीक है। कोई भी जो स्टेशंस हैं वो दोबारा से जब तक उसे रीट्रांसमिट करता रहेगा जब तक वो फाइनली डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता है। अगर दोबारा से ये होता है, ठीक है, जब कोलाइजन सॉल्व कर रहे होते हैं, सॉल्विंग के टाइम पे भी दोबारा से हैपन होता है, तो दोबारा से इसी प्रोसेस को करा जाएगा, रैंडम टाइम वेट करेगा वो और दोबारा से वो ट्रांसमिट करेगा। ओके, तो इजी लैंग्वेज में ये समझा जा सकता है, कोलाइजन जब भी डिटेक्ट होता है रैंडम टाइम पे वेट करते हैं और जब तक उसको रीट्रांसमिट करता जाएगा जब तक वो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता है, अगर कोलाइजन फाइंड होता है तो, ठीक है। अगर हम बात करें टोकन पासिंग रिंग प्रोटोकॉल के लिए, ये सिंपल होता है एज कम्पेयर टू ईथरनेट। इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं, इस पर ध्यान रखा जाता है क्योंकि जिसके पास टोकन होगा वही डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। एक तरीके से रोटेशन टाइप में चलता है, जिसके पास कार्ड होगा, टोकन होगा, हम कह सकते हैं वही डाटा को ट्रांसमिट करेगा। ओके, तो अभी हमने समझा मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल में दो हमने प्रोटोकॉल्स अच्छे से डिटेल में देखे, ईथरनेट और टोकन पासिंग रिंग प्रोटोकॉल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एड्रेस रिसोल्यूशन। अभी क्या होता है उसको डिटेल में देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एड्रेसेस फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर इज नोन एज एड्रेस रिसोल्यूशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एड्रेस को दूसरे वन फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम एड्रेस रिसोल्यूशन कहते हैं। अब एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है उसको हम डिटेल में देखते हैं। Address resolution protocol finds MAC address of a host from its known IP address. In other words, when we find physical address with the help of logical address are called address resolution protocol. इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी। अगर मान लेते हैं दो कंप्यूटर हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए उन दोनों का हमें IP एड्रेस और MAC एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें IP एड्रेस पता है बट MAC एड्रेस नहीं पता है, MAC एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस। ओके, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, अगर मुझे लॉजिकल एड्रेस पता है और मैं फिजिकल एड्रेस फाइंड करती हूँ, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, IRP कहेंगे, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल कहेंगे। ओके, ये लेयर 2 प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। इसका थर्ड पॉइंट ये कहता है, जो एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन रिस्पांस जो होता है, लेकिन एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल जब रिस्पांस करता है तो वो यूनिकास्ट होता है, मतलब वो एक ही तरफ से हो सकता है, एक ही होगा। अब हम उसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। IP एड्रेस हैज़ 2 वर्जन, ठीक है। IP एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv4 uses 32 bits address and IPv6 128 bits, ठीक है। IPv4 में 32 बिट्स होते हैं, 32 बिट एड्रेस का होता है और IPv6 128 बिट्स का होता है। IPv4 हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ओवर अ 30 years। IPv4 जो है बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल होता जा रहा है और होता है, जैसे कि 30 years हम कह सकते हैं, 30 years से भी ज़्यादा इस्तेमाल कह सकते हैं हम। And most of the computers on the internet have IPv4 address as of now, मतलब अभी तक IPv4 का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, काफ़ी कंप्यूटर्स के हैं। IPv6 has been introduced recently, अभी रिसेंटली इस्तेमाल यूज़ हुआ है IPv6 का, ठीक है। Over the years, IPv6 is expected to replace IPv4 addresses. ARP is never generated for different network. ARP कभी भी दूसरे नेटवर्क के लिए, डिफरेंट नेटवर्क के लिए कभी भी जनरेट नहीं होती है। ओके, सेम नेटवर्क होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्प। टोटल 4 टाइप के आर्प होते हैं। पहला होता है आर्प, एक नॉर्मल आर्प होता है, फिर आता है प्रॉक्सी आर्प, रिवर्स आर्प,
फिर आता है ग्रेशियस आर्प। ये 4 टाइप के होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्प रिजॉल्व आईपी एड्रेसेस। इसको हम डिटेल में देखते हैं। इन ऑन लैंड्स देयर इज अ प्रोविजन टू ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन on burst LAN using ARP. The sending computer broadcast the destination IP address of the packet. All other station NIC on the LAN read this broadcast. Whichever NIC is attached to the computer that has miss IP address response and reply. The sending computer know now the NIC address to which the user information should be forwarded. Thus, an address is resolved to NIC address. अगर हम इसे इजी लैंग्वेज में समझें, लैन के केस में एक प्रोविज़न है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करा जाएगा। ठीक है, जो आर्प होता है, मान लेते हैं कि एक जो कंप्यूटर है वो सभी कंप्यूटर को हाई का मैसेज कर रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं। अब जिसका वो इन्फॉर्मेशन होगा वो उसके रिस्पॉन्स में हाई का मैसेज कर देगा, बाकी सारे वो क्या करेंगे, उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जिससे हमें उसका मैक एड्रेस सब कुछ पता चल जाएगा, जिससे अब डायरेक्टली अब जब भी कोई भी बात करनी होगी, जिससे रिस्पॉन्स किया होगा, डायरेक्टली हम उससे बात कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइम वो ब्रॉडकास्ट करता है, इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है राउटर्स। राउटर्स के बारे में भी हम चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल में देख चुके हैं, तो यहाँ पे मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राउटिंग एल्गोरिथम्स। अभी क्या होता है उसको हम डिटेल में देखते हैं। An algorithm is a step-by-step procedure to execute a task, especially in a computer. Algorithm एक step-by-step procedure होता है जो कि execute करता है एक specific task को। ठीक है, especially किस केस में, कंप्यूटर के केस में। Software program implement algorithms to perform various tasks. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं काफ़ी सारे एल्गोरिथम एक किसी भी स्पेसिफिक टास्क को, एक वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। राउटिंग एल्गोरिथम्स आर प्रोसीजर टू मेक राउटिंग डिसीजन। राउटिंग एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि राउटिंग डिसीजंस लेते हैं। टू मेक राउटिंग डिसीजंस हम ले सकते हैं, एक ऐसा प्रोसीजर होता है। राउटर्स एग्जीक्यूट राउटिंग एल्गोरिथम्स टू मेक राउटिंग डिसीजन। कहने का मतलब है कि राउटर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं राउटिंग एल्गोरिथम को टू मेक राउटिंग डिसीजन। ओके, राउटिंग डिसीजन को बनाने के लिए। राउटिंग एल्गोरिथम को 2 पार्ट्स में कैटेगरी कर रखा है, 2 पार्ट्स में बांट रखा है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जिसमें आता है एडेप्टिव और डायनेमिक एल्गोरिथम्स और दूसरा होता है फिक्स्ड और स्टैटिक एल्गोरिथम्स। राउटिंग एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें राउटर डिसाइड करेगा कि वो कौन से रूट से जाएगा। ठीक है, एक राउटिंग एल्गोरिथम किस पाथ से वो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, किससे डाटा, किस पाथ से वो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होगा। ठीक है, इसमें ये डिसीजन लिया जाता है, ये इस चीज़ का प्रोसीजर होता है। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एडेप्टिव और डायनेमिक एल्गोरिथम्स में और फिक्स्ड और स्टैटिक एल्गोरिथम में। एडेप्टिव और डायनेमिक एल्गोरिथम का मतलब ये होता है, अगर मान लेते एक डाटा ट्रांसमिशन करना चाहता है, अगर उस डाटा ट्रांसमिशन में काफ़ी सारे ट्रैफिक हो रहे हैं, तो रुकावटें आ रही हैं, तो वो दूसरा पाथ से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एडेप्टिव और डायनेमिक एल्गोरिथम। और फिक्स्ड और स्टैटिक एल्गोरिथम का मतलब ये होता है, इसे हम नॉन एडेप्टिव भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर एक रूट फिक्स कर लिया गया है तो उसी रूट से वो डेस्टिनेशन तक जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।